आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। एचएमएस यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री हरभजन सिंह सिंधु और राष्ट्रीय अध्यक्ष नाथूलाल पांडे सिंगरौली आए। ऐसे में यूनियन प्रतिनिधि और हजारों की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया और इस मौके पर बाकायदा एक पत्रकार वार्ता भी रखी गई, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि राष्ट्र की अपेक्षाओं को तो एक चुनौती के रूप में स्वीकारें, क्योंकि कोल इंडस्ट्री अगर आज बेहतर मुकाम पर है तो इसमें श्रमिकों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज श्रमिकों के हितों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और जिस तरीके से कोल इंडस्ट्री को फेल करने की और बंद करने की एक सरकारी नीति चल रही है, कहीं ना कहीं इसके विरोध में एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से सोलर एनर्जी और तमाम ऐसी स्थितियों को सरकार बढ़ावा दे रही है, ऐसे में कोयले से जुड़ा हुआ जो उत्पादन है और उससे जुड़े हुए जो श्रमिक हैं, कहीं ना कहीं उनके हितों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और पावर कंजम्पशन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस कोल उत्पादन को किसी भी स्थिति में किसी दूसरे वैकल्पिक स्थिति से बेहतर तो नहीं माना जा सकता है। और अभी भी देश में जो ऊर्जा की स्थिति है वो बहुत बेहतर नहीं है। ऐसे में कोल इंडस्ट्री को एक बेहतर मुकाम तक तभी पहुँचाया जा सकता है जब श्रमिकों के हितों के लिए कुछ बेहतर किया जाए। वो श्रमिक जो चुनौतीपूर्ण स्थिति में बेहतर उत्पादन की तरफ जा सकता है, वही अपने हितों के लिए, अपने भाइयों के हितों के लिए बहुत कुछ कर भी सकता है। इस मौके पर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ठेकेदारों के अधीन जो श्रमिक हैं उनका भी लगातार शोषण किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस पर उनकी नज़र है और अलग तरह की रणनीति भी बनाई गई है। और इसके साथ साथ जो खदानों में काम करने वाले सरकारी श्रमिक हैं और जो ठेकेदारों के अधीन श्रमिक काम कर रहे हैं, उन दोनों के वेतन में किस तरीके से समानता किया जाए, इसके लिए भी एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी की जा रही है। इस मौके पर जो राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने और क्या कहा, ये आप सुनिए। क्या प्लानिंग है आगे के लिए? नहीं, हम चाहते हैं कि देखिए, कोल देश का हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और वो सारा का सारा एनर्जी जनरेट करता है। और अभी क्योंकि इनका पेरिस जो पैक्ट हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री भी गए थे, उसमें जितना भी कोल का एनर्जी जनरेट करने को ये इनकी प्लानिंग है कि उसको ख़त्म करके सोलर पे जाएंगे या विंड पे जाएंगे। परंतु वो उसके लिए कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही है कि भाई ये इतनी जल्दी कोल को डिस्बैंड करके और ये सोलर पे चले जाएंगे और उससे पूरे देश के अंदर बिजली आ जाएगी। अभी हमारे हिसाब से भी जो हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उसका 30% ही हम लोगों को बेनिफिट दे पा रहे हैं। 70% के पास अभी तक भी इलेक्ट्रिक जनरेटेड पहुंच नहीं रही। दुनिया में जो डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ 100% लोगों को इसकी सुविधा मिल रही है। हमारे यहाँ पर जितने भी रिमोट या झुग्गियों में रह रहे हैं लोग, वो उनके पास अभी भी प्रॉपर लाइट नहीं है। और जो आप सिटियों को देखें, स्टेटों की बात करें, तो उसमें लोड शेडिंग इतना है कि 10-10 घंटे लाइट नहीं आती है। लोग बागों को अपना उसकी व्यवस्था, जनरेटर लगवा रखे हैं, जनरेटर से लोग सप्लाई करते हैं, 1-1, 2-2 बल्ब चल रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। तो उसके बाद अगर गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लेके बैठी है विदेशी ताकतों के दबाव में कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ग्रीन जॉब क्रिएट करने के लिए कोल एनर्जी को बिल्कुल ख़त्म करके और दूसरे अल्टरनेटिव पे जाएंगे, तो उससे मैं समझता हूँ कि देश का भी नुकसान है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, इसको भी लोग बाग दूसरे लूट के ले जाएंगे, जो पहले आज़ादी से पहले ले जाते रहे। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हिंदुस्तान के रिसोर्सेज जो हैं वो देश में ही रहें और आम जनता के नागरिक के काम में आए। उसको कोई बाहर की विदेशी कंपनी आके लूट के ना ले जाए। क्योंकि कोल के अंदर इस भारत सरकार ने अभी 100% विदेशी पूंजी निवेश को अप्रूवल दे दिया है। और विदेशी पूंजी जो भी आएगी, वो इतना वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन करेगी और उसको उतना जो ड्यू राइट है वो भी उसको नहीं मिलेगा। रेगुलर एम्प्लॉय की जो सैलरी है उससे 1/10 पे काम कराएंगे, 8,000 में 12 घंटे काम लेंगे और ड्यूटी पे कौन किसको चोट लग जाएगी, कितनी उसका नुकसान हो जाएगा, उसकी उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। बुढ़ापे में उसको पेंशन मिलेगी नहीं, मेडिकल का ट्रीटमेंट उसको कुछ नहीं होगा, बच्चों को एजुकेशन के लिए वो जिम्मेवार नहीं होंगे। तो ऐसी कंपनियों को हम आने नहीं देंगे जल्दी किए। औद्योगिक सुरक्षा की आप बात कर रहे थे, यहाँ पे औद्योगिक सुरक्षा के अंतर्गत जो हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा होती है, वो हॉस्पिटल नहीं है, कोई मतलब उनका डिस्पेंसरी नहीं है, कोई काउंटर ही नहीं है, आज तक नहीं हो पाया है।
और यहाँ तक कि ये स्थिति भी पूरे रीवा संभाग में, रीवा संभाग के ये इंदौर जोन के अंतर्गत आता है। इंदौर जोन में पहले इस बात को हम उठा रहे हैं, मिनिमम वेजेस तो भी नहीं लागू हो पा रहे हैं, वो उसको एम्प्लॉय नहीं मानते हैं। आप जो कह रहे हैं कि उनका कहीं पर भी अगर आप देखें तो उनका रिलेशन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का बनने नहीं देते हैं। वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की लेबर है, वो 10 कॉन्ट्रैक्टर रख लेते हैं, उसको वो 100 से नीचे लेबर सप्लाई का सप्लायर का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उससे जान छुड़ाता है। हालांकि पहले ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जितना भी वर्कर का ड्यू राइट है वो उसको मिले, इसकी जिम्मेवारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की है। परंतु बीच में एक और जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उसने कह दिया कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसका, तो उसकी वजह से ये बेनिफिट उठा रहे हैं। ये बहुत सीरियस इशू है जो आपने उठाया। इसके लिए हमारा ये टॉप प्रायोरिटी पर इशू है कि अब हम कभी चर्चा नहीं होती, संवाद नहीं होती सरकार संवाद से? होता है, इस पे पूरा संवाद होता है। वो यही कहते हैं कि हमारे पास इतना फंड नहीं है और ये इस वजह से रिक्रूटमेंट पर बैन है, काम बढ़ गया है और उस काम को अगर अधिकारी ने करना है तो उसको वो आउटसोर्स कर रहा है और आउटसोर्स वाले से 12 घंटे काम है, मिनिमम वेज भी नहीं देता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं बनाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट और एक्सीडेंट में उनका पैसा मिलना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल ये यही बहुत भयंकर एक समस्या हमारे सामने खड़ी है। हम मांग कर रहे हैं समान वेतन समान काम का, जो रेगुलर एम्प्लॉय की सैलरी है, जो बेनिफिट है वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को भी मिले, परंतु इस पर सरकार सुनने को तैयार नहीं। यहाँ पर सर एक सवाल और है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर या वर्कर जो यहाँ पे है उनका तो शोषण हो ही रहा है, इसके साथ साथ जो यहाँ के NCL के कर्मचारी हैं वो भी उनका भी शोषण हो रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे वो सुरक्षित भी नहीं है। अगर वो यहाँ से ड्यूटी जाते हैं तो यहाँ पे घर में चोरी हो जाती है। ये पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है, अगर वर्कर जो है छुट्टी लेके अगर अपने घर गए हैं, अगर 4 दिन के लिए भी गए हैं तो यहाँ पे उनका घर से चोरी हो जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम जो है ये बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। आज देश में हाईएस्ट बेरोजगारी है। जब किसी के पास काम नहीं है, वो भूखों मरने के अच्छा वो ये क्राइम कर रहा है, ये चोरियाँ कर रहा है, वो गलत रास्ते पे चल रहा है। तो अगर सरकार की ड्यूटी बनती है, जैसे इन्होंने पहले जब आए थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे और अगर ये 9 साल के अंदर 2 करोड़ को देते तो 18 करोड़ को बेरोजगारी हमारी बिल्कुल नीचे आ गई होती। तो ये क्राइम करने की लोगों को जरूरत नहीं समझती। आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम स्टेट की है और स्टेटों में भी और केंद्र में भी लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत ख़राब है और जिसका जी करता है, जहाँ पर भी जी करता है, आम नागरिक को लूटने का काम भी सरेआम आपके द्वारा हम पत्रकारों से न्यूज़ में पढ़ते हैं कि भी उसको कहाँ जगह सनलाइट में लूट लेते हैं लोग बाग और महिलाओं की इज्जत लूट लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो सीधी सीधी जुड़ी हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि HMS के राष्ट्रीय महामंत्री हरभजन सिंह सिंधु और राष्ट्रीय अध्यक्ष नाथूलाल पांडे सिंगरौली जिले में आए। जगह जगह पर उनका स्वागत तो किया गया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि राष्ट्र में जिस तरीके से आने वाला समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और कोल इंडस्ट्री को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, प्राइवेटाइजेशन की चीज़ें भी आ रही हैं, ऐसे में एकजुट होकर इन सारी चुनौतियों के मुकाबले के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उत्पादन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जहां पर चीज़ों को एक सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचा सकता है, वही अपने हितों के लिए भी काफ़ी कुछ कर सकता है। और ऐसे में HMS यूनियन हमेशा से ही श्रमिकों के हितों के लिए उनके साथ हर मौके पर खड़ी दिखाई दी। तो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और ख़बरों के लिए SNC आवाज़ देखते रहें। आप देख रहे हैं SNC आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।